ये करेंगे डीकोलोनाइज। इनके ही लोग ब्रिटेन को छठे स्थान पर ढकेलने पर तुरंत अंग्रेज, दासत्व, कोलोनियलिज्म, स्कोडा, लहसुन ये सब करने लगते हैं। और लगता है कि जिंगोइज्म के भी ऊपरी स्तर पर इनका राष्ट्रवाद चला गया है। और फिर 10 दिन बाद अचानक से हमें महारानी के मरने पर बहुत दुख हुआ। चूंकि उनके बाप दादा आदि ने हम पर राज किया था, इसलिए हम राजकीय शोक मनाएंगे। ये स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान नहीं है। ये लचीली रीढ़ लेकर कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहकर चार्ल्स के चरणों में सर नवाने जैसा है। कोई डिप्लोमेसी स्वाभिमान पर भारी नहीं पड़ सकती। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसे मूढ़ों की तरह उसी स्थान में अपने राष्ट्रपति को नहीं बिठाता जो पहले किसी क्रूर वायसराय का बंगला था। कोई भी विवेकशील समाज उन्हीं कमरों में बैठकर उन्हीं के बनाए कानूनों से नहीं चलता जो वस्तुतः दासों पर शासन करने के लिए बनाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद बनवाई, साधुवाद, परंतु पुराने को केवल संग्रहालय न बनाया जाए, वहां दिखाया जाए कि कैसे हमारे राष्ट्र के सैकड़ों युवा क्रांतिकारियों को इसी जगह से फांसी के आदेश पारित हुए थे। यह बताया जाए कि हमारे राष्ट्र के 5 लाख से अधिक नागरिक भूख से तड़प कर बंगाल की गलियों में कैसे फैले हुए थे, जबकि विंस्टन चर्चिल यह कह रहा था कि गांधी तो अभी तक नहीं मरा है। यह बताया जाए कि हिंदुओं की हत्या के उपरांत उनके रक्त से भीगे जनेऊ का वजन करने वाले लोग भी अंग्रेज ही थे। यह बताया जाए कि स्त्रियों के वक्षों को लाल लोहे की सरसी से कटवाने वाले भी इसी क्रूर सत्ता का हिस्सा थे। क्या मोदी और उनके शोक को शिष्टाचार बताने वाले यह भूल गए कि 1857 में इलाहाबाद, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में कितने हजार भारतीय का नरसंहार जनरल नील ने करवाया था? मानगढ़ में 1500 आदिवासियों की हत्या का उत्तरदायी कौन था? मालाबार के मोपला नरसंहारों के समय कौन सत्ता में थे? पाल चितरिया में 1200 से अधिक आदिवासियों पर गोली चलवाने वाला मेजर सटन किस सत्ता का अधिकारी था? यूनाइटेड प्रोविंस के दंगों में मरे हजारों भारतीय का हत्यारा कौन था? कलकत्ता के दंगों में दसियों हजारों मृतकों का हत्या कराने वाली सत्ता कौन थी? और हां, अगर भूल गए तो फिर से स्मृति दिलाता हूं कि विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस मनाने वाले हे महामानव, उसका उत्तरदायी कौन था? क्या वह इसी सत्ता का कार्य नहीं था? फिर उसकी महारानी के मरने पर राष्ट्रीय शोक। बात अगर शिष्टाचार की है तो क्या इस राष्ट्र की मृतका महारानी ने जलियांवाला बाग, बंगाल अकाल, लाल किले के ट्रायल्स, खुदीराम बोस के वय के अल्पवयस्क लड़कों की फांसियों और सैकड़ों नरसंहारों पर कभी शोक मनाया? क्या उसे इस बात की कभी ग्लानि हुई कि उसके बाप दादा और विक्टोरिया ने किस तरह के नृशंसता के आदेश दिए थे? क्या आज के किंग चार्ल्स को इस बात की कोई ग्लानि है? बुढ़िया मर गई अंत। मेरे लिए तो बुढ़िया ही थी, है और रहेगी, भले ही भांडवुड की फ्लॉप नचनिया समूह के लिए वो मां या महारानी रहे। वैसे तो इसका कार्यकाल भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ही आरंभ हुआ था, तो तकनीकी रूप में वो कभी भी भारत की राष्ट्राध्यक्ष तो नहीं रही, पर साउथ दिल्ली की लावण्या या साउथ बॉम्बे की अनाया के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप भी नॉट माई प्रेसिडेंट में आते थे। अतः इन दोनों ही प्रकार की मानवीय प्रजातियों के लिए एलिजाबेथ मरने से पहले तक भारत पर राज कर रही थी, इसीलिए ये बुक्का फाड़कर विलाप कर रही हैं। ये मरी भी किस दिन? जिस दिन पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ नामकरण किया था किंग्सवे के अनुवाद वाले नामकरण के राजपथ का। किंग्सवे के चक्कर में उत्तरी दिल्ली के कैंप क्षेत्र के पास स्लम सदृश बस्तियों को ढक दिया गया था जब जॉर्ज पंचम आ रहे थे, और कांग्रेस ने उस जगह को ढका गांव का नाम दिया जो अब ढक्का कहलाता है। जो भी हो, मोदी जी ने लाल किला से संभाषण करते हुए पंच प्रण का आह्वान किया था, जिसमें एक था उपनिवेशवाद या दासता के चिन्हों से भारत को अलग करना। 8 सितंबर को एलिजाबेथ के दादाजी की प्रतिमा वाली कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए बताया गया कि यह भी उसी पंच प्रण की ओर एक चरण है। फिर उसी दिन बुढ़िया निपट गई और मोदी जी ने 2 ट्वीट कर दिए, बहुत दुख हो रहा है और मैं जब मिलने गया था तो गांधी जी का रुमाल जो है उन्होंने मुझे दिखाया। यहां तक तो ठीक था कि भले ही वह साम्राज्य लाखों भारतीय के नरसंहारों के रक्त में नहाया हुआ था, बलात्कारों, लूटों और दासत्व की प्रथा में आकंठ डूबकर लगभग $45 ट्रिलियन लूटकर स्वयं को विकसित बना पाया था, फिर भी 7 दशक बाद भी औपचारिकतावश मोदी ने ट्वीट किया, कोई बात नहीं। इसके बाद जो हुआ वह बताता है कि पंच प्रण की बात कितनी खोखली है। अब भारत में 11 सितंबर को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तिरंगा आधी ऊंचाई पर आएगा। मोदी जी के कट्टर समर्थक बता रहे हैं कि अजीत जी, आपको डिप्लोमेसी नहीं आती, ये सब करना पड़ता है, ब्रिटेन अब बदल गया है, समय बदल गया है, आप ज्यादा ज्ञान दे देते हैं, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता, उस पर भी बोल जाते हैं। सही बात है कि समय बदल गया है। यह भी संभव है कि मोदी जी इसके फ्यूनरल में जाएं और फूल माला चढ़ाएं। हमारे यहाँ तो युद्ध पोतों को एडविना की मृत्यु के पश्चात नदी में गुलमोहर के पुष्प प्रवाहित करने की परंपरा रही है।
वसुधैव कुटुंबकम कहकर मोदी जी को लंदन पहुंचकर पूरी 13वीं करनी चाहिए। 10वें दिन सर मुड़वा लें, नख कटवाएं, दाढ़ी वाड़ी साफ कर लें। 12वें दिन पूरी सब्जी बुनिया दही का भोज करें। 13वें दिन भात दाल पापड़ तिलौरी का भोज होना चाहिए। और अर्थव्यवस्था अभी अभी अच्छी हुई है तो बुनिया की जगह कच्चे और पके रसगुल्ले का मनमाना मिष्टान्न भोज चलना चाहिए। ये करेंगे डीकोलोनाइज। इनके ही लोग ब्रिटेन को छठे स्थान पर ढकेलने पर तुरंत अंग्रेज, दासत्व, कोलोनियलिज्म, स्कोडा, ये सब करने लगते हैं और लगता है कि जिंगोइज्म के भी ऊपरी स्तर पर इनका राष्ट्रवाद चला गया है। और फिर 10 दिन बाद अचानक से हमें महारानी के मरने पर बहुत दुख हुआ। चूंकि उनके बाप दादा आदि ने हम पर राज किया था, इसलिए हम राजकीय शोक मनाएंगे। ये स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान नहीं है। ये लचीली रीढ़ लेकर कॉमनवेल्थ का हिस्सा बने रहकर चार्ल्स के चरणों में सर नवाने जैसा है। कोई डिप्लोमेसी स्वाभिमान पर भारी नहीं पड़ सकती। हम दास्ता के प्रतीकों को, जो केवल प्रतीक मात्र बने हुए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें ढोते नहीं रह सकते और उसी वाक्य में यह नहीं कह सकते कि हम डीकोलोनाइज करेंगे स्वयं को। चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, विक्टोरिया मेमोरियल हो या ऐसी कोई भी संरचना जो क्रूर अंग्रेजों की स्मृति में स्मारक की तरह हमें दिखाए जाते हैं, उन्हें या तो ध्वस्त कर देना चाहिए या उन्हें शौचालयों जैसे किसी ऐसे स्थान में परिवर्तित कर देना चाहिए जिससे उनकी औपनिवेशिक महानता ध्वस्त होती है और उनका सार्वजनिक उपयोग भी होता रहता है। जिस किसी सड़क या संस्था या क्षेत्र के नाम इन दास व्यापारियों के नाम पर है, सबका नाम एक कानून बनाकर बदल देना चाहिए। भारत में स्त्रियों के स्तन को काट लेने वाले जेवियर के नाम पर संस्थाएं कैसे चल रही हैं? क्या हमारे भीतर स्वाभिमान का कोई भी अंश शेष नहीं? आप किससे भय खा रहे हैं? उन्हीं अंग्रेजों से जो आज भी कहते हैं कि भारत को सभ्यता देकर वो गए, उनसे जो कहते हैं कि उन्होंने रेल की पटरियां बिछवा दी, उनसे जो कहते हैं कि उन्होंने हमें अंग्रेजी भाषा दी। वो बंगाल का अकाल भूल जाते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि हमने उनके युद्ध लड़े, वो यह भूल जाते हैं कि उनके घरों के तल और छत की लकड़ियां तक हमारे शिमला आदि के जंगलों से भेजे गए पेड़ों से निर्मित है। क्या वो यह भूल गए कि रेल की पटरियां और सड़कें यहां से कोयला, सोना, कपड़ा, मसाले, लकड़ी, लोहा और पता नहीं क्या क्या लूट कर ले जाने के लिए था? इनका बस चले तो कहेंगे कि इंडियन ओशन या हिंद महासागर भी ये छोड़ कर गए हैं और उसमें जलमार्ग बना कर गए इनके नाविक। कहते तो हैं ही कि इन्होंने भारत को खोजा, जैसे कि हम वकांडा टाइप जंगलों में पत्तियों के छद्मावरण के भीतर रहते थे और बाहरी संसार का हमें पता ही नहीं था। औपनिवेशिक दास्ता के प्रतीकों को मिटाने से अधिक ऐसी मानसिकता से मुक्ति आवश्यक है जो एक क्रूर, निशंस, हत्यारी, लुटेरी, बलात्कारी सत्ता की पीड़िता राष्ट्र को उसी सत्ता की महारानी की मृत्यु का शोक मनाने को विवश करता है। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं कि भारत के नवनिर्माताओं को संसद का पहला सत्र किसी खुले मैदान में टेंट लगाकर चलाना चाहिए था, जब तक हमारे लिए नई संसद हमारी सभ्यता के चिन्हों को ओढ़े हमारे निर्माण शैली में और स्थापत्य कला का प्रतिबिंब बनकर तैयार न हो जाती। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसे मूढ़ों की तरह उसी स्थान में अपने राष्ट्रपति को नहीं बिठाता जो पहले किसी क्रूर वायसराय का बंगला था। कोई भी विवेकशील समाज उन्हीं कमरों में बैठकर उन्हीं के बनाए कानूनों से नहीं चलता जो वस्तुतः दासों पर शासन करने के लिए बनाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद बनवाई, साधुवाद, परंतु पुराने को केवल संग्रहालय न बनाया जाए, वहां दिखाया जाए कि कैसे हमारे राष्ट्र के सैकड़ों युवा क्रांतिकारियों को इसी जगह से फांसी के आदेश पारित हुए थे। यह बताया जाए कि हमारे राष्ट्र के 5 लाख से अधिक नागरिक भूख से तड़प कर बंगाल की गलियों में कैसे फैले हुए थे, जबकि विंस्टन चर्चिल यह कह रहा था कि गांधी तो अभी तक नहीं मरा है। यह बताया जाए कि हिंदुओं की हत्या के उपरांत उनके रक्त से भीगे जनेऊ का वजन करने वाले लोग भी अंग्रेज ही थे। यह बताया जाए कि स्त्रियों के वक्षों को लाल लोहे की सरसी से कटवाने वाले भी इसी क्रूर सत्ता का हिस्सा थे। यह बताया जाए कि आईएनए के हजारों सैनिकों के हत्या के आदेश देने वाले भी इसी संसद भवन में बैठा करते थे। क्या नेहरू को घिन नहीं आई वहां शपथ लेते हुए? क्या संविधान सभा के महानुभाव इतने स्खलित विवेक के थे कि उसी पीनल कोड को ढोते रहे, उसी जगह पर बैठकर संविधान लिखा? आज प्रधानमंत्री मोदी ने नया संसद बनवाया, बहुत अच्छी बात है कि समय लगा पर सोच तो सही है, परंतु उनका यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कि ऐसी क्रूर सत्ता के प्रतिनिधि की मृत्यु पर राजकीय शोक मनाया जाए, अपने राष्ट्र के बलिदानियों के प्रति उसी संवेदनहीनता का विस्तार है जो आज भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनकर हम करते रहते हैं। 75 वर्ष के उपरांत भी अगर सावरकर, बोस, आजाद, भगत सिंह से लेकर लाखों अनाम क्रांतिकारियों के विचारों और भावों का 1% भी मानसिक तौर पर यह सरकार समझती तो इस तरह का बेहुदा निर्णय नहीं आता।
क्या मोदी और उनके शोक को शिष्टाचार बताने वाले यह भूल गए कि 1857 में इलाहाबाद, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में कितने हजार भारतीय का नरसंहार जनरल नील ने करवाया था? मानगढ़ में 1500 आदिवासियों की हत्या का उत्तरदायी कौन था? मालाबार के मोपला नरसंहारों के समय कौन सत्ता में थे? पाल चितरिया में 1200 से अधिक आदिवासियों पर गोली चलवाने वाला मेजर सटन किस सत्ता का अधिकारी था? यूनाइटेड प्रोविंस के दंगों में मरे हजारों भारतीय का हत्यारा कौन था? कलकत्ता के दंगों में दसियों हजारों मृतकों का हत्या कराने वाली सत्ता कौन थी? और हां, अगर भूल गए तो फिर से स्मृति दिलाता हूं कि विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस मनाने वाले हे महामानव, उसका उत्तरदायी कौन था? क्या वह इसी सत्ता का कार्य नहीं था? फिर उसकी महारानी के मरने पर राष्ट्रीय शोक। एक भारतीय के रूप में मुझे ऐसे निर्णय पर घिन आती है और मुझे यह समझ में नहीं आता कि एक ही दिन में औपनिवेशिक प्रतीकों से दूर जाने की बात करने वाली सरकार औपनिवेशिक काल के क्रूरतम राष्ट्र की रानी की मृत्यु पर राजकीय शोक का आदेश कैसे पारित कर सकती है। इससे कोई मतलब नहीं कि उसने तो क्रूरता नहीं की ना, मतलब इससे है कि उसके सर पर वही मुकुट है जिसमें दास राष्ट्रों से लूटे हुए रत्न है, उसके हाथ में वही राजदंड है जो कभी विक्टोरिया, जॉर्ज पंचम और जॉर्ज षष्ठ के हाथों में हुआ करता था। बात अगर शिष्टाचार की है तो क्या इस राष्ट्र की मृतका महारानी ने जलियांवाला बाग, बंगाल अकाल, लाल किले के ट्रायल्स, खुदीराम बोस के वय के अल्पवयस्क लड़कों की फांसियों और सैकड़ों नरसंहारों पर कभी शोक मनाया? क्या उसे इस बात की कभी ग्लानि हुई कि उसके बाप दादा और विक्टोरिया ने किस तरह की नृशंसता के आदेश दिए थे? क्या आज के किंग चार्ल्स को इस बात की कोई ग्लानि है? क्या इंग्लैंड के नागरिकों को इस बात की ग्लानि है जिनके इतिहास की पुस्तकों से ऐसी क्रूरता का वर्णन हटा दिया गया है और जो पढ़ते हैं कि इंग्लैंड के राजा तो भारत के लोगों को सभ्य बनाकर रहने के लिए और अंग्रेजी सिखाने के लिए गए थे और उन्होंने ही रेल बनवाई जिससे भारत के लोगों की बैलगाड़ी छूटी? मैं थूकता हूं ऐसी रीढ़विहीन सोच पर जो एक दिन में दो विपरीत तरह के निर्णय लेकर राष्ट्र को शिष्टाचार के नाम पर बरगलाने की चेष्टा करता है। यह भारत का दुर्भाग्य है कि शिष्टाचार के नाम पर हमारे राष्ट्र निर्माताओं के हत्यारों की मौत पर शोक का आयोजन वह सरकार कर रही है जो पटेल और बोस की मूर्तियां लगवाकर दास्ता के प्रतीकों से उबरने का दम्भ भरती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करते रहें। नमस्कार।